बेटा क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, आर मूविंग परपेंडिकुलरली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटीज। सेम वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो इट अंडरगोज ए सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। एक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग परपेंडिकुलरली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटीज। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, उनके रेडियस की रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। इसके लिए बेटा सिंपल इक्वेशन हमारे पास एक ही है। हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो सर्कुलर पाथ बनता है, और उस सर्कुलर पाथ में रहने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है that is provided by magnetic Lorentz force QVB sin 90 will be equal to mv square by r। ठीक है, ये आपको मैंने कल भी बताया। तो यहां से sin 90 तो 1 होगा, QVB आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r। एक v आप कैंसिल कर सकते हैं, q इंटू बी आ जाएगा mv बाय r। तो यहां से बेटा r कितना बन गया, mv डिवाइडेड बाय q इंटू बी। r कितना आ गया, mv डिवाइडेड बाय q इंटू बी। अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम विद इक्वल वेलोसिटीज। दोनों की वेलोसिटी सेम, v भी सेम। तो r हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है q के। जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब अगर हम प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए आर पी डिवाइडेड बाय आर अल्फा कैलकुलेट करना है, इट विड बी इक्वल टू एम पी बाई क्यू पी डिवाइडेड बाय एम अल्फा बाई क्यू अल्फा। सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, ये आर पी बाई आर अल्फा आ जाएगा एम पी बाई क्यू पी इंटू क्यू अल्फा बाई एम अल्फा। इट इज इक्वल टू एम पी बाई क्यू पी इंटू क्यू अल्फा। आपको पता होना चाहिए कि एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था, एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है दैट इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से डबल, और एक अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो mp बाई क्यूपी रहने दो, q अल्फा की जगह लिख दो 2qp, m अल्फा की जगह लिख दीजिए 4mp। दिस mp and mp will be out, qp आपका आंसर आ जाएगा 1/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, rp by r alpha equals to 1:2। अब यही क्वेश्चन में स्लाइड चेंज की जा सकती है। अगर यहाँ विद सेम वेलोसिटी की जगह लिखा हो विद सेम काइनेटिक एनर्जी, सपोज आई चेंज द क्वेश्चन, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर मूविंग परपेंडिकुलरली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। करो ट्राई इसको करना है बेटा। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से करेंगे हम, लेकिन हमने इस काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qvb sin 90 is 1। इस r को मैं उधर शिफ्ट कर दूं,
I can write mv square is equal to qrvb, और अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं इधर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 1/2 qrv एंड b। देयरफॉर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बना in terms of radius and magnetic field? It is 1/2 qrv and b। देखो हमें रेडियस की रेशियो निकालनी है, तो यहां से पहले मैं रेडियस का वैल्यू तो निकालूं कि r कितना आता है 2k डिवाइडेड बाय qvb। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। क्या है यहाँ आपके पास रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया, रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय qv इनटू b। ठीक, अब यहां तो वेलोसिटी की बात भी नहीं है। A proton and an alpha particle are moving perpendicularly in a uniform magnetic field with equal kinetic energies। ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ देखो वेलोसिटी आ रहा है, हम इस वेलोसिटी को किसी तरीके से यहाँ से हटाएंगे। देखो कैसे हटाना है वेलोसिटी को। काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही रखो इसको आप, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होती है। ठीक है, दैट मीन्स आई कैन से, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये वाली mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qv r इंटू b। तो वेलोसिटी तो रहेगी हमेशा ही। देखो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू v स्क्वायर की जगह लिख दूंगा q स्क्वायर r स्क्वायर b स्क्वायर बाय m स्क्वायर। एक m कैंसिल होके आपके पास k बन जाएगा 1/2 m q स्क्वायर r स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ इट इज ओके। नाउ व्हाट इज r स्क्वायर, देयरफॉर यहां से देखने में आपको r स्क्वायर मिलेगा 2m इंटू k डिवाइडेड बाय q स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अगर ये r स्क्वायर है तो बेटा r कितना हो गया, रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाय qb। इसको देख लीजिए बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ मोशन पड़ रहे हैं पार्टिकल का, तो उसके पास वेलोसिटी तो है ही है, साथ में उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, राइट। तो रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ गया। अब क्वेश्चन समझना, यू कैन सी हियर क्या दिया हुआ है, आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। इसका मतलब ये k तो दोनों के लिए सेम है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सेम है, 2 तो होता ही कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे r is directly proportional to root of m and inversely proportional to the charge, square root of mass and the charge। rp by r alpha will be equal to square root of mp by qp divided by root of m alpha q alpha। It means that rp by r alpha equals to mp by m alpha, so this q alpha will go up, q alpha by qp। फिर ये चीजें आप यूज कर लीजिए, यहाँ rp by r alpha will be equal to mp by m alpha हो जाएगा आपके पास mp by 4mp into 2qp डिवाइडेड बाय qp। तो mp mp कैंसिल, तो rp by r alpha क्या आ गया, 2 by root 4, so that is 2/2, 1:1। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, वन मोर थिंग, इट इज मोमेंटम। समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी ए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स में जानबूझ के ले रहा हूं, आर मूविंग परपेंडिकुलरली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल मोमेंटम। उनका मोमेंटम सेम है बेटा, अगर उनका मोमेंटम सेम होगा तो बताओ उनके रेडियस की रेशियो क्या होगी। मोमेंटम इज
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए तो यही इक्वेशन याद रखो, mv²/r इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो v इज इक्वल टू क्यू आर बी बाय एम। जब मैं यहां डाल दूंगा ये, तो p आ जाएगा m इंटू क्यू आर बी बाय एम, mm will be out, so p is equal to q r b। r कितना हो गया, p बाय क्यू बी। इक्वल मोमेंटम दोनों का, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सो r is inversely proportional to q, and when r is inversely proportional to q, तो rp by r alpha will be equal to q alpha by qp। This means rp by r alpha is equal to q alpha कितना है, 2qp divided by qp, qp cancel, rp by r alpha is equal to 2:1। ठीक है, सो 2:1। तो ये बेटा सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं, दे आर बेस्ड ऑन द मोशन, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इट विल रिक्वायर ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमारी जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आपने उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। ठीक है, ये तो हो गया कि किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। क्या पढ़ा हमने कि जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, विच इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। लेकिन सिर्फ चार्ज के ऊपर नहीं, हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। placed in a uniform magnetic field। Force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। हमने अभी जो रिसेंटली पढ़ा वो क्या था, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सपोज बेटा हमारे पास एक मेटल की वायर है, मींस हमारे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है आई। ऑफ कोर्स इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट हो रहा होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लेते हैं vd। लेट इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, और इसकी लेंथ है l। ठीक है, क्या बोला मैंने, करंट I is flowing through a wire having length L and area of cross section A. Charge of electron is E and Vd is the drift velocity, and here is the magnetic field. ये हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जो करंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, is I equals to NEA VD। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I equals to NEA VD। देखो,
द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स experienced by each electron within the conductor is, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्यू वी बी साइन थीटा। हम यही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं बेटा। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। बट यहां मैं क्यू वी बी साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा? ई वी बी साइन थीटा। वी की जगह भी वी डी लिखा मैंने। सो दिस इज द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स experienced by each electron within the conductor। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री, each free electron। यहां देखो बेटा, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का E, एरिया ऑफ कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये N क्या है? याद करो कंडक्टिविटी में हमने पढ़ा N इज नंबर डेंसिटी, मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, दैट इज स्मॉल n इनटू al। कैसे? एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। ठीक है। F इज इक्वल टू EVB sin थीटा। F इज इक्वल टू EVB sin थीटा। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है। हमारे इस कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? n इंटू al, क्योंकि वॉल्यूम कितना है? a इंटू l वॉल्यूम है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है और टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं जो फ्री हैं, क्योंकि सारे नेगेटिवली चार्ज है। तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज F इक्वल्स टू N इंटू F। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स है और टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम इसको चेक करें, F विल बी इक्वल टू N की जगह क्या लिखूंगा? ठीक है, F इक्वल्स टू NAL EVB साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को ही मैनिपुलेट करना है बस। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन से दैट F इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये NEAVD अलग, LB साइन थीटा अलग। अब ये जो NEAVD है, व्हाट इज दिस NEAVD? ये जो NEAVD है यही तो करंट है। सो F इज इक्वल टू I LB साइन थीटा। ये करंट का एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन को बेटा वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं IL क्रॉस B। ऐसे तो I और L दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, बट जैसे हम बायोट सावर्ट लॉ में पढ़ रहे थे, आइडियल वेक्टर है I इंटू L, करंट एलिमेंट ही बोलते हैं इसको। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है।
इससे हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल रही है वेक्टर फॉर्म में लिखने से। सिंस ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, हमने पढ़ा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी हमारे पास वेक्टर आएगा, द डायरेक्शन ऑफ एफ इज परपेंडिकुलर to the plane of IL and B. This direction is given by right hand. Sorry, this direction is given by Fleming's left hand rule. जैसे हम कल भी बताया आपको, जैसे हम किसी चार्ज के ऊपर फोर्स पता करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, वैसे ही हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, मैं समझाऊंगा ये डिटेल में आपको, आप इसमें ये याद रखोगे बस, एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखेंगे that the thumb, first finger and middle finger are mutually perpendicular to each other. So this direction FBI. First finger should be along the direction of magnetic field. Middle finger should be along the direction of current. Thumb will give the direction of force. इसके मैं different cases आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है? But हमेशा force होगी नहीं। Force का expression है F equals to ILB sin theta. अगर थीटा 0 या 180 है, थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एफ इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 जो है वो भी 0 है। और दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, देन साइन थीटा विल बी 1 and therefore F will be equal to ILB. Sin 90 is 1. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स किसी कंडक्टर के ऊपर जो लगेगी। ठीक है, मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है वो समझाता हूं आपको। सपोज हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्टेड है, जो आउटवर्ड डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है विच इज आउटवर्ड डायरेक्टेड, और यहां कोई कंडक्टर है ए बी जिसकी लेंथ है L और जिसका मास है M। ठीक है, क्या सिचुएशन है? वी हैव ए कंडक्टर AB of length L and mass M, and this conductor is placed in a uniform magnetic field which is directed outward. आप ऐसे समझो कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, से बोर्ड से निकल के आ रही हैं, और इस रीजन में ऐसे समझना, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, और यहां मैंने एक कंडक्टर रखा AB, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, व्हाट शुड बी द करंट इन वायर AB, एंड ऑफ कोर्स देखो जब करंट फ्लो करेगी तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगी। कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स इज ILB, sin 90 तो 1 होगा,
जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगी। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि मैग्नेटिक फोर्स, देखो करंट अगर ए से बी फ्लो करी तो ऐसी होगी, बी से ए आ गई ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, तो फोर्स या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड, राइट। क्वेश्चन ये है कि इसमें करंट की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ए से बी या बी से ए, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब ये है कि इसके वेट को बैलेंस कर दिया जा सके। वेट को बैलेंस करने का मतलब यह है कि वेट तो डाउनवर्ड है, वेट को बैलेंस करने का मतलब है जो मैग्नेटिक फोर्स ILB है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर AB so that the magnetic force is upward? Yeah, the rod should be in equilibrium to balance the weight. What should be the magnitude and direction of current in AB? एक चीज तो कंफर्म है कि मैंने आपको बोला ऐसे अगर वायर पड़ी है तो वेट तो डाउनवर्ड होगा, और अगर वेट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी अगर डाउनवर्ड हुई फिर तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, फिर तो वो ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा। सो दैट मीन्स एक चीज हमें ये कंफर्म है यहाँ की जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट शुड एक्ट अपवर्ड। देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक फोर्स, एक करंट जिनकी डायरेक्शन की हम बात करते हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड। किन्हीं दो की अगर हमें पता होगी तो तीसरे की तो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए FBV, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अब हमें यह पता है कि फोर्स ऊपर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। सो आई विल कीप दिस फर्स्ट फिंगर आउटवर्ड, ठीक है, आपने ऐसे पॉइंट करना है मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं। फोर्स मुझे चाहिए ऊपर, तो करंट किधर से फ्लो कर रही है, देखो करंट की डायरेक्शन ये है बी से ए, ठीक है, फोर्स ऊपर होनी चाहिए, उसके लिए करंट की डायरेक्शन पता चल गई, करंट शुड बी फ्रॉम बी टू ए, करंट बी से ए होनी चाहिए, डायरेक्शन पता चल गई। अब इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं, ILB should be equal to mg. So what should be mg divided by L into B. This is magnitude of the current and the direction should be from B to A. इसी तरीके से मैं अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर लूं, सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड अभी, now this magnetic field is inward directed, inward and perpendicular. In this magnetic field I have a wire AB. Now you can make a easy guess here. मैग्नेटिक फील्ड हमने रिवर्स कर दिया, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड तो वैसे ही होगा, मैग्नीट्यूड के लिए तो यही करना है, ILB इक्वल्स टू mg, सो mg इज इक्वल टू I इक्वल्स टू mg by L into B. Magnitude of current is this one, but what should be the direction of current in AB so that weight is balanced? Weight is balanced means force is upward. बोलिए A to B, ठीक है, आई टोल्ड यू कैन मेक ए इजी गैस, हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, FBI, B इनवर्ड है, फोर्स ऊपर चाहिए, तो करंट शुड बी फ्रॉम A to B.
करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ए से बी। फॉर इक्विलिब्रियम द करंट शुड फ्लो फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि जब ए से बी करंट फ्लो करेगी तो अपने आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी और वो वेट को बैलेंस करेगी। देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है 4.11। द क्वेश्चन इज in a chamber a uniform magnetic field of 6.5 gauss, B is 6.5 gauss, you can write it is 6.5 into 10 raised power minus 4 Tesla. In a chamber a uniform magnetic field of 6.5 gauss is maintained. An electron is shot into the field with a speed of electron is 4.8 into 10 raised power 6 meter per second. Normal to the field means theta is 90 degree. Explain why the path of electron is circle. We have studied it, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स भी परपेंडिकुलर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कुलर पाथ बनता है। तो व्हाई द सर्कुलर पाथ इज देयर, बिकॉज एक लाइन में अगर आंसर लिखना है, बिकॉज द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स acting on the electron will provide the necessary centripetal force, and when the centripetal force is there it will move along a circular path. Now the question is determine the radius of the orbit. इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैसे हमें पता भी होगा 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. Mass is also given 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस जो है ऑर्बिट के, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का कितना होगा। तो हमारे पास बेटा एक ही इक्वेशन है which says that mv square by r equals to qvb. So that means r is equal to mv by q into b. आपके पास ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, मींस एसआई यूनिट में है, चार्ज कूलम में दिया है एसआई में, तो ये जो गॉस है ना इसको आपने टेस्ला में कन्वर्ट करना है। 1 टेस्ला 10 रेज पावर 4 गॉस होता है, इसलिए 1 गॉस को 10 रेज पावर माइनस 4 टेस्ला। अगर आप यहाँ 6.5 से कैलकुलेशन करोगे ये लैंड अप विद रॉन्ग आंसर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, इसी में आपको इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इन फिगर 4.11 obtain the frequency of revolution of electron in the circular orbit। तो क्या ये फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है? देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 11th इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिट कंप्लीट किया न्यूक्लियस के अराउंड या किसी भी चार्ज पार्टिकल ने कंप्लीट किया, कितना टाइम लगता है? आपको मैंने सर्कुलर मोशन में बताया, वी राइट v इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। स्पीड इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। Circumference is 2 pi r and time period is t, and you also know that 1 by t जो है वो frequency होती है। So we write v equals to 2 pi r into nu। तो nu कितना हो गया? v by 2 pi r। अब एक्सप्रेशन देख के अगर आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं सोचो, बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखोगे, आप बोलोगे हाँ फ्रीक्वेंसी तो स्पीड पे डिपेंड करती है, लेकिन देखो एक चीज आराम से कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा ये तो सर्कुलर मोशन है पार्टिकल का, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qvb होता है। तो ये वाली इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट तो इसमें नहीं दिख रहा। लेट अस ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस आल्सो, v एंड v विल बी आउट, राइट? तो v बाय r क्या बना? v बाय r qb बाय m बना, qb बाय m बना। जब हम v बाय r की जगह qb बाय m लिखेंगे, ये v बाय r हट जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? qb बाय 2 पाई m।
दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। बेसिकली जब भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, स्पीड उसकी अगर बढ़ेगी ना तो उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। विद इंक्रीज इन स्पीड द रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, मैं इसी के बेसिस पे आपको बता देता हूँ। v by r कांस्टेंट, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। देखो बेटा v by r क्यों कांस्टेंट है? पार्टिकल का चार्ज फिक्स्ड है, v फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड मास भी चेंज नहीं होता, तो v by r हो गया कांस्टेंट। और v by r कांस्टेंट होने का मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल छोटे ऑर्बिट में घूम रहा है, फिर बड़े ऑर्बिट में घूम रहा है, फिर और बड़े ऑर्बिट में घूम रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है। हम ऐसे टाइम पीरियड भी बोलेंगे, ये अगर फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई m by qb। यू नो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यहाँ यूज भी किया। तो टाइम पीरियड अगर 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb, m कांस्टेंट, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट। तो मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है और अगर घूमते घूमते हम उसका रेडियस बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज द टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। मैं बोलूं कि ये छोटा सा ऑर्बिट 1 सेकंड में किया और ये बड़ा ऑर्बिट भी 1 सेकंड में किया, तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब होगा कि जब ऑर्बिट बढ़ा तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ गई होगी। ठीक है, दिस इज अबाउट द मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, the force acting on a charge in a magnetic field and the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field। कल हम क्या करेंगे, एक और टेक्निकली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में फोर्स कितनी होगी, क्या वो पैरेलल कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, टिल देन बाय। इस